प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट 76 और ये 23 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान और इसमें हम भूगोल का चैप्टर 2 करेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। इसका करेंगे रिवीजन, पुनरावृत्ति। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में आपके 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, दो आप क्या है? तो दो आप दो शब्द से मिलकर बना है, दो जमा आब। दो का अर्थ होता है दो और आब का अर्थ होता है जल। इसका मतलब ये हुआ कि दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र दो आब कहलाता है, यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र भूभाग दो आब कहलाता है। ये नदी है, एक ये नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? दो आब कहलाएगा और ये काफ़ी उपजाऊ होता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन दे रखे उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो थे वो थे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, और उत्तर अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर अमेरिका। देखो बच्चों, पहले क्या था कि एक ही महाद्वीप था पृथ्वी पर जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है, और एक महासागर था इसके चारों ओर जिसका नाम था पैंथालासा। जो पेंजिया महाद्वीप है उसके उत्तरी भाग को बोल देते थे अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को बोलते थे गोंडवाना लैंड। जब पृथ्वी की भूगर्भीय प्लेटों के विवर्तन हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, ये महाद्वीप जो 7 भागों में बट गया और उत्तरी भाग में आपका उत्तरी अमेरिका आ गया। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया जो है वो दक्षिणी भाग में रहे। तो उत्तरी अमेरिका क्या है? अंगारा लैंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का नहीं। तीसरा प्रश्न है, डैश नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है? तो बताना है आपको भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की, जो राजस्थान में बहती है, वह सबसे लंबी नदी है भारतीय मरुस्थल की। चौथा प्रश्न है, कवारती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, सही या गलत बताइए। तो कवारती जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही है। और कवारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी भी है। तो बच्चों, अब इस वर्कशीट के अगर आपने अभी तक प्रश्न नहीं किए तो ऐसे देख के आप कर लीजिए, वीडियो को रोक के। दो आप क्या है सब लिखा हुआ है इसमें। दो का अर्थ है दो तथा आप का अर्थ है जल, अर्थात दो नदियों के बीच के भूभाग को दो आप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो उत्तर अमेरिका। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, सही या गलत बताइए। कवारती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, बिल्कुल ये सही है। पांचवा प्रश्न है आपका, उत्तरी सरकार क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। भारत जो है प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का, है ना, उसके दो तट हैं। एक तो है ये पश्चिमी तट ये वाला और एक है उत्तरी तट ये वाला। तो एक है पश्चिमी तट ये वाला और एक है पूर्वी तट, ठीक है। तो पूर्वी तट का जो उत्तरी भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी मैदान को उत्तरी सरकार, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोरमंडल तट, ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकारी वाला भाग, ठीक है। 5वें का उत्तर हो जाएगा ये। छठा प्रश्न है, सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है? तो सहायक नदी उस नदी को कहते हैं जो किसी सागर या झील में गिरने के बजाय किसी दूसरी नदी में मिल जाती है, ठीक है। ऐसी नदियाँ जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं उनको बोलते हैं सहायक नदी। जैसे गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जिसका जो यमुना नदी जो है गंगा नदी में आकर मिल जाती है प्रयाग में। तो ये गंगा और यमुना नदी का संगम भी कहाँ पे होता है? प्रयाग में, इलाहाबाद में, यानी कि पुराना नाम इसका इलाहाबाद, ठीक। तो जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में मिल जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सहायक नदी कहलाती हैं। जल वितरिका, नदी निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की जो गति होती है तथा शक्ति होती है वो कम हो जाती है और नदी मार्ग में गाद के जमाव के कारण नदी कई भागों में बढ़ जाती है। इन्हीं को जल वितरिका कहा जाता है। क्या होता है, जब नदी जो है ना पर्वतों से निकलती है ऐसे बहती हुई, ठीक है, तो जो नीचे आती है तो उसके
जो ढाल कम होता है, जहाँ समुद्र में गिरने की तरफ होती है ना, वहाँ पे ढाल कम होता है। तो इसके कारण क्या होता है, किसी गति जो धीमी हो जाती है, शक्ति भी कम हो जाती है, तो जो अपने साथ में ये कंकड़ पत्थर गाद लेके आती है वो थोड़ा जमना चालू हो जाता है। तो जो ये नदी इस तरीके से बट जाती है आपस में, इस तरीके से इससे बन जाते हैं इसके, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जल वितरिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जल वितरिका, ठीक। इस तरीके से किसे बोलते हैं, इसको जल वितरिका बोला जाता है, जो अलग कई हिस्सों में नदी बढ़ जाती है। 7वां प्रश्न है, मध्य उच्च भूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये दक्षिण वाला, ये इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये जो ऊपर का भाग है इसका, नर्मदा नदी के ऊपर का, उसे बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, और नीचे का दक्कन का पठार। इसकी आपको विशेषता बतानी, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं, और यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में संकरा है। यह भाग कठोर आग्नेय तथा अवसादी शैलों से बना है, ठीक। 8वां प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है, तो इसकी विशेषता बतानी है एक तरीके से। तो उत्तरी भारत का मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक, और इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। तीसरा है, इस मैदान को सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। इस गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के कारण ही इस मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। और यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, और उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो काफ़ी उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर कृषि भी पर्याप्त मात्रा में होती है। 5वां है इसका जो विशेषता है उत्तरी मैदान की, उपजाऊ मिट्टी होती है यहाँ पर, पर्याप्त जल भी ज़्यादा है ना, अनुकूल जलवायु है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, आबादी यहाँ की घनी है, जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बसी हुई है। 6ठी विशेषता है, इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। जहाँ पर सिंधु नदी बहती है वो सिंधु का मैदान हो गया, जहाँ पर गंगा नदी बहती है वहाँ पर गंगा का मैदान हो गया वो, और जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। 9वां प्रश्न है, भारत का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे को पूरक करता है और देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाता है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। जो भारत के जो भौतिक स्वरूप है वो 6 भागों में बटा हुआ है, और प्रत्येक जो स्वरूप है एक दूसरे स्वरूप की पूर्ति करता है ना, पूरक करता है, और देश की प्राकृतिक संसाधनों में भी देश को समृद्ध बनाता है। इसका आपको उदाहरण देना है, तो कैसे दोगे। पहला आ जाएगा इसका, भारत के उत्तर में हिमालय प्रदेश है ना, और यहाँ से सदाबहार नदियाँ निकलती हैं। इससे क्या है, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो वर्ष भर जल से भरी रहती हैं और बहती रहती हैं। यह प्रदेश वन तथा वन्य जीव संपदा में धनी है। हिमालय प्रदेश जो है वहाँ पर वन भी पाए जाते हैं और वन्य जीव संपदा भी पाई जाती है। दूसरा, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय नदियों द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना कृषि से अत्यधिक उपयुक्त है, और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, वो उत्तरी मैदान में बहती हैं, और इस वजह से वहाँ पे अत्यधिक कृषि भी होती है ना। तो एक दूसरे के पूरक हो गए ये। तीसरा, प्रायद्वीप पठार, यहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और वन संपदा में भी ये धनी है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। प्रायद्वीप पठार को क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। चौथा, थार के मरुस्थल को अधात्विक खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। जो थार का मरुस्थल है यहाँ पर क्या है, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, इस वजह से इसको खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, अधात्विक खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, हमारे देश की जो समृद्धि है प्राकृतिक संपदा उसमें भी बढ़ोतरी होती है, और हमारे देश की प्राकृतिक संपदा समृद्ध बनती है। 5वां, तटीय मैदान, ये क्या है, कृषि,
मछली पालन और समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे भारत का व्यापार होता है और इससे क्या होता है कि जो हमारा देश है तरक्की करता समृद्ध होता है। तो ये उदाहरण थे 5। ठीक, अब आपका क्या है, इस वर्कशीट का जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आप इस जो अनुच्छेद है इसको पढ़ लीजिए ध्यान से अपनी वर्कशीट में से, या वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए और फिर आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पढ़िए बच्चों इसको। प्रादीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार इस तरीके से। ठीक, और अब इसके प्रश्न कर लीजिए। पहला प्रश्न है मुंबई और गोवा वाला, क्या कि मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई और गोवा के तटीय भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। जो ये 2 तटीय मैदान है भारत के, पहला है ये वाला पश्चिमी तटीय मैदान और यह है पूर्वी तटीय मैदान। तो जो पश्चिम का जो तटीय मैदान है मुंबई से गोवा के वाला एरिया, इसको कहा जाता है कोंकण तट। ठीक है, क्या कहता है, कोंकण तट। और गोवा से नीचे कर्नाटक तक का जो एरिया है उसको कहा जाता है कंकड़ तट। क्या कहता है, कंकड़। और कर्नाटक से नीचे केरल तक का जो एरिया है उसको कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, और ये इसको पूर्वी तट में ऊपर का वाला भाग उत्तरी सरकार और नीचे वाला भाग ये दक्षिण वाला कोरोमंडल तट। ठीक, दूसरा प्रश्न है भारत के 2 समुद्र तटीय मैदानों के नाम लिखिए। तो अभी हम पढ़ चुके कि 2 तटीय मैदान है, समुद्री तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, तीसरा, कोई 2 नदियों जो डेल्टा बनाती हैं उनके नाम लिखिए। तो डेल्टा बनाने वाली कई सारी नदियां हैं, गोदावरी तथा कृष्णा का नाम आप लिख दीजिए, बाकी और दूसरी नदियों के नाम भी आप लिख सकते हो, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक, चौथा प्रश्न है आपके अनुच्छेद का, समुद्र तटीय मैदानों का कोई एक आर्थिक लाभ लिखिए। तो समुद्र तटीय मैदानों का कई सारे लाभ हैं, जैसे यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिससे वहाँ पर खेती उपयुक्त तरीके से की जाती है, यानी कि अत्यधिक कृषि वहाँ पर की जाती है। और मछली पालन के लिए भी ये क्षेत्र अच्छा है और समुद्री व्यापार के लिए भी तटीय मैदानों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप कोई सा भी आंसर लिख दीजिए इसका। तो ये आज की वर्कशीट थी, इसके प्रश्न तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।